हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज के सेशन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश पेडागोजी सीरीज़ को। यहाँ इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं, और सीटेट को पूरी तरीके से ये सेशन टारगेट करेगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में डिस्कस कर रही हूँ। इसी प्रकार जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीटेट में हैं, 2011 से 2020 तक के जितने क्वेश्चंस हैं, हम हर क्वेश्चन को इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़रूर पूरी वीडियो देखना, और जितने भी आगे वीडियोस आएंगी, जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं इसी सीरीज़ में लाने वाली हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट इज द स्टेटस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश को क्या स्टेटस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे संविधान की बात की गई है कि संविधान में इंग्लिश को क्या दर्जा दिया गया है। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में जो आपका ऑफिशियल एक्ट था। ठीक है, याद रखना, एक्ट का नाम मैं पहले बता देती हूँ। एक्ट का नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में इंग्लिश को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया। और अगर मैं आपसे इसी एक्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज पूछूं तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है हमारी, और एसोसिएट कौन सी है, इंग्लिश है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक्ट का नाम याद रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इन इंडिया। अब एनसीएफ के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है, इन इंडिया इंग्लिश क्या है, सेकंड, फॉरेन, फर्स्ट या ग्लोबल। तो यहाँ पर एनसीएफ से 2 क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। अगर आपसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा क्या, सेकंड। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में सेकंड होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ जो है मल्टीलिंगुअल कंट्री में इंग्लिश क्या है। ठीक है, अगर आपसे मल्टीलिंगुअल कंट्री में या फिर मल्टीलिंगुअल पर्सपेक्टिव में इंग्लिश का दर्जा पूछा जाए तो क्या होगा, आंसर ग्लोबल होगा। तो एनसीएफ ने सेकंड भी माना है, ग्लोबल भी माना है। फ़र्क ये है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में सेकंड है और मल्टीलिंगुअल कंट्री में ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बना क्वेश्चन का, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज। टीचर्स को न्यू जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग को डायरेक्टली नहीं बताना चाहिए, नहीं देना चाहिए मीनिंग को। क्यों नहीं देना चाहिए, इसका रीज़न बताना है। बिकॉज लर्नर्स ऑलरेडी नो, क्योंकि वो पहले से मीनिंग को जानते हैं, तो ये तो नहीं होगा। वोकैबलरी विल नॉट बी एनरिच्ड, मतलब उनकी वोकैबलरी अच्छी नहीं होगी। तो ये भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वर्ड्स उनको नहीं बताएंगे तो उनकी वोकैबलरी अच्छी नहीं होगी। इसका सही रीज़न ये है कि यहाँ पर ये प्रिवेंट करता है लर्नर्स को फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज। ये एक पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, हमें मीनिंग को पहले नहीं बताना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि हमें उनको मौके देने चाहिए कि बच्चा खुद उन मीनिंग को क्या करे, क्लू का यूज़ करके या हिंट का यूज़ करके उनको डिस्कवर करे। तो यहाँ डी हो जाएगा सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू। रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन कैसे अचीव किया जा सकता है। अब यहाँ पे रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है, जब आप पढ़ते हैं तो उसकी समझ, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये आप जानो कि चाहे आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं उसकी समझ आपको कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हम अचीव कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं गाइज में डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। ओके, और आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो ऑप्शंस को बहुत आराम से। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका राइट होगा कि आप पहले उनको साइलेंटली रीड करने के मौके देंगे ताकि वो समझ सकें, और उसके बाद आप उनसे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, ये जानने के लिए कि उनको कितना आया। तो बेस्ट हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है। ठीक है, यहाँ पे अलाउड बोल करके नहीं होगा कि आप ज़ोर ज़ोर से उनको
पढ़वा देंगे, या आप फिंगर बोलेंगे कि पेंसिल रख के पढ़ो, या जैसे भी है, सबसे बेस्ट है कि कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आप पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेमेडियल टीचिंग एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स। रेमेडियल टीचिंग अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट के पर्सपेक्टिव में तो क्या होता है इसका मतलब। तो याद रखना कि जो रेमेडियल टीचिंग है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही पार्ट होता है। इसका मतलब होता है कि आप क्या करते हो, जो भी लर्निंग है उसमें आप कठिनाइयों का पता लगाते हो, इसमें डायग्नोस करना आता है, और जब हम एड्रेस करते हैं गैप्स को तो ये हमारा रेमेडी होता है, जहाँ पे आप रेक्टिफाई करते हो, आप दूर करते हो कोई भी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में थिंकिंग कौशल को विकसित करने के लिए कौन से प्रश्न सबसे उपयुक्त होंगे। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। आप जितना उनसे पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे वो उतना ही थिंकिंग सोचेगा, विचार करेगा और आपको ज़्यादा डाइवर्जेंट आंसर देगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट। कौन सा प्रोसेस है ये जहाँ पे बच्चे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं आइडिया को सबसे पहले, फिर उनको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, उसके बाद ड्राफ्ट करते हैं, उसके बाद उसको एडिट करते हैं, ठीक है, फिर उसको रिवाइज करके दोबारा रीड्राफ्ट करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। तो ये है राइटिंग का प्रोसेस। ठीक है, राइटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, राइटिंग प्रोसेस, राइटिंग स्किल से रिलेटेड ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू। मैकेनिकल ड्रिल्स का एम क्या होता है इंग्लिश के अंदर। मैकेनिकल ड्रिल का मतलब होता है कि बार बार अभ्यास करवाना किसी भी चीज़ का, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, आप बार बार प्रैक्टिस कराते हो। तो इसका एम क्या है इंग्लिश के अंदर, फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना, जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, या फिर क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सबसे बेस्ट इसका आंसर ये हो सकता है कि अगर आप मैकेनिकल ड्रिल करवा रहे हो तो आपका एम यही होना चाहिए कि एट द एंड बच्चा लैंग्वेज को क्रिएटिवली यूज़ कर सके अपनी लाइफ में। तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टीचर्स हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय। टीचर्स जो हैं इंग्लिश में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं कैसे। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना गाइज, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ आंसर पे डिस्कस करूंगी। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है नॉलेज को, जहाँ पे बच्चा कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो बेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सबसे बेस्ट आंसर हमें लग रहा है वो क्या होगा, जब आप उनके लर्निंग को क्या करोगे, उनके पुराने ज्ञान में उनके नए ज्ञान को जोड़ के देखोगे। तो यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। कंस्ट्रक्टिविज्म में यही होता है कि भाई जो पुराना ज्ञान है, जो प्रायर नॉलेज है प्लस जो न्यू नॉलेज है, उसके बीच आप एसिमिलेट करवाओगे तो बच्चा वहाँ पे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना जल्दी सीखेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है लर्नर्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क बिकॉज दीज। अब ये जो वर्क है जिसमें जो एक लर्नर है वो एंगेज्ड है, इन वर्क का क्या फ़ायदा है ये आपको बताना है। तो देखो इसका सबसे बेस्ट फ़ायदा ये नहीं है कि ओवर वर्क टीचर जो है उसके लोड को कम कर देगा, उसकी एनर्जी को बचाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें क्या बताना है, जो लर्नर सेंटर्ड आंसर है हमें वही बताना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे रिलैक्स करेंगे, ये भी नहीं है कि आप रिलैक्सेशन के लिए करा रहे हो या फिर आप वैरायटी के लिए करा रहे हो। देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर क्या है, वैरायटी से भी बेस्ट आंसर ये है कि ये जो एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं ये बच्चे को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो उस भाषा को क्या कर सके, यूज़ कर सके अपनी लाइफ में और इंटरेक्शन कर सके। ठीक है, तो 20 का सबसे क्या होगा, एप्रोप्रिएट आंसर होगा। यहाँ पे सोल एम बोला गया है 4 ऑप्शन में कि केवल और केवल वैरायटी देना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन सा कथन इनमें से सही है। फर्स्ट है वाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स अस टू ग्रेड स्टूडेंट्स। क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें बच्चों को ग्रेड करने के लिए हेल्प करते हैं एवरेज पुअर में, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट, ये ज़रूरी नहीं है।
फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग, तो ये नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जितने भी हमारे फॉर्मेटिव टास्क होते हैं उनका एक एम होता है कि इम्प्रूव करना लर्निंग को, और कुछ कुछ हम असेसमेंट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम काफ़ी सारे टूल्स का यूज़ कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग। जो ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क है वो हेल्प करता है, क्या डेवलप करता है भाई, ग्रुप प्रोजेक्ट। तो ग्रुप प्रोजेक्ट कंपटीशन को करता है तो नहीं होगा, मेमोरी को करता है नहीं होगा, हाई लेवल एम्बिशन ये भी नहीं होगा। तो डी हो जाएगा, कोलैबोरेशन को, क्रिटिकल थिंकिंग को और बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग को ये अच्छा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स। स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्या सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, वो बताना है। ऑप्शन ए है रेसिटेशन ऑफ पोइट्री, रीडिंग अ प्रोज एंड ड्रामा अलाउड, ओरल लैंग्वेज ड्रिल, या फिर डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशंस फॉलोड बाय रोल प्ले। तो सबसे बेस्ट क्या है उनकी स्पीकिंग को अच्छा करने के लिए, कि आप यहाँ पे डिबेट करवाओगे, ग्रुप डिस्कशन करा सकते हो, जो कि बाद में बच्चे रोल प्ले करेंगे। तो सबसे बेस्ट टेक्निक यही है। ठीक है, डी वाला सबसे हमें अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What is the skill among the ones given below that cannot be tested in a formal written examination? कौन सी स्किल ऐसी है जो कि हम फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन में टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन में जिस स्किल का हम यूज़ नहीं करवा सकते हैं, रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, या फिर एनालिसिंग टेक्स्ट। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, जब हम एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो वहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन भी चेक की जाती है, हमारे वर्ड मीनिंग भी देखे जाते हैं, और हम एनालिसिस भी करते हैं। लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग का कोई काम नहीं है। ठीक है, जो हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं इसमें हमारा नॉवल रीडिंग हो जाता है, मतलब ये एकेडमिक से हट करके होता है, जहाँ आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका संबंध जो है हमारे फॉर्मल एग्जामिनेशन से नहीं होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है अन्या वाइल टीचिंग पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन शुड ड्रॉ अटेंशन टू। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर एक टीचर जो है पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन करा रही है बच्चों से, मतलब वो पैराग्राफ उनको सिखा रही है, तो उसका अटेंशन किस तरफ ज़्यादा होना चाहिए। वैरायटी ऑफ आइडियाज़ पे, ओरिजिनलिटी पे होना चाहिए, टॉपिक, सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कनेक्टर्स पे होना चाहिए, या फिर यहाँ पे रेंज ऑफ वोकेबलरी पे होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही ऑप्शन यहाँ पे राइट है, बट हमें क्या बताना है, हमें बेस्ट बताना है। ठीक है, तो बेस्ट के अकॉर्डिंग एक ही इसका सही है, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ओरिजिनलिटी को सबसे ज़्यादा फोकस करेगी टीचर। ठीक है, हो वैरायटी ऑफ आइडियाज़ चलो मानते हैं कि है, सेंटेंस भी हम देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि कैसे लिखा है, हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स पैराग्राफ में यूज़ किए हैं किसी स्टूडेंट ने। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप उसके आइडिया को देखोगे कि वो कितना ओरिजिनल है, कितना वो क्रिएटिव है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी हम सबसे ज़्यादा यहाँ फोकस करेंगे। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज कनेक्टेड विद। जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है वो किससे कंसर्न्ड है। ठीक है, कंसर्न बोला गया है, किससे संबंधित है वो आपको बताना है। ठीक है, तो टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर, क्या हम ग्रामर सिखाते हैं थ्रू रूल्स, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम CLT में जो है रूल सिखा रहे हैं, क्योंकि CLT जो है वहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ पे फोकस करते हैं और सबसे अच्छा ये मेथड अप्रोच है इंग्लिश में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे जितने भी स्किल्स हैं, चाहे वो रिसेप्टिव हो चाहे वो प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव में आपका राइटिंग स्पीकिंग आ गया, रिसेप्टिव में आपका रीडिंग और लिसनिंग आ गया, ये सभी स्किल्स को आप फोकस करते हो, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो कौन सा असेसमेंट है, ऑफ लर्निंग, एट लर्निंग, इन लर्निंग या फॉर लर्निंग। तो यहाँ पर फॉर लर्निंग विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगर आपसे ऑफ लर्निंग पूछा जाए तो यहाँ पे समेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, इन लर्निंग जो है ये भी फॉर्मेटिव का पार्ट है। ठीक है, इन लर्निंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप जैसे कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, उसके बीच में मान लो कोई एक्टिविटी आ गई, बच्चा उसको करता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना चैप्टर के बीच बीच में, आपने बुक्स में देखा होगा, वो इन लर्निंग का पार्ट है। ठीक है,
तो ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स। आपको बताना है कि कॉम्प्रिहेंसिव का यहाँ पे क्या मतलब है। आपसे कॉम्प्रिहेंसिव पूछा गया है सीसीई के अंदर, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि आप वहाँ पे किस पे फोकस कर रहे हो, स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक दोनों ही एरियाज पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव में क्या आता है हमारे शैक्षिक और सह शैक्षिक, तो डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ टीचर डिजाइंस अ टेस्ट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द पुअर ग्रेड्स ऑफ हर लर्नर्स थ्रू अ। अब आपको बताने कि एक इंग्लिश टीचर है, वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पुअर ग्रेड है, जो उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उसके उसके लिए वो जानना चाहती है। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट ऐसा होगा जो सबसे एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में वो क्या करेगी, वो कॉजेस को जानना चाहेगी कि कारणों का क्या कारण है, कारणों का पता लगाना बेसिकली, ठीक है। तो जब हम पता लगाते हैं, जब हम कॉजेस को ढूंढते हैं, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, जो हम सब्जेक्ट को हम देखने के लिए करते हैं एट द एंड, जब हम एक एग्ज़ाम ले लेते हैं, वो एक अचीवमेंट टेस्ट हो सकता है कि बच्चे ने कितना अचीव किया, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है व्हेन लर्नर्स आर एंगेज्ड इन अ पेयर एक्टिविटी टेकिंग ऑन रोल्स ऑफ अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट, द एक्टिविटी इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जहाँ पर आपने क्या किया, लर्नर्स को एक पेयर एक्टिविटी में एंगेज किया, ठीक है। अब आपने वहाँ पे एक को डॉक्टर और एक को पेशेंट बना दिया। तो ये एक्टिविटी क्या है, ये एक रियल एक्टिविटी है, डेक्लेमेशन है, सिमुलेशन है, या एक्सचेंजिंग नोट्स है। तो देखो यहाँ पर हम नोट्स एक्सचेंज की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं पे भी नोट्स की बात नहीं हुई है, तो ये नहीं होगा। रियल एक्टिविटी भी नहीं होगी। अब बचे दो ऑप्शन। तो देखो डेक्लेमेशन का मतलब होता है जब आप कोई कोई चीज़ भाषण वगैरह जैसे देते हो, हम कोई स्पीच देते हैं, तो उसे हम डेक्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे स्पीच नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे सिमुलेशन कर रहे हैं, ये होगा सिमुलेशन, ठीक है। सिमुलेशन का मतलब होता है कि जो हमारी रियल लाइफ की जो सिचुएशंस हैं या जो रियल लाइफ की चीज़ें हैं, उनको आप यहाँ पे बच्चों को एक तरह से उनको इमिटेट करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ डॉक्टर पेशेंट बना दिया, तो ये सिमुलेशन टेक्निक होती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एसेज और लॉन्ग राइटिंग टेक्स स्पेशली ऑन अ डिस्कर्सिव इशू शुड। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ऐसे होते हैं, जो लॉन्ग राइटिंग टास्क होते हैं, जो कि हम किसी डिस्कर्सिव इशू पे लिखते हैं, वो क्या होने चाहिए, ठीक है। वो क्या करते हैं, हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप देयर लिटरेरी स्किल्स, हेल्प स्टूडेंट विद ग्रामर, हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग, या फिर हेल्प देम डिस्कस द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड जस्टिफाई देम विद इलिस्ट्रेटिव पॉइंट्स। तो देखो डिस्कर्सिव इशू होते हैं जो हमारे कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिन पे एक बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करता है, जजमेंट करता है। जैसे मान लो कि कोई सोशल इशू है, ठीक है। मान लो कि कोई ऐसा इशू है जैसे पोल्यूशन का इशू हो गया, या डॉरी सिस्टम का इशू हो गया, या फिर जैसे कोई भी इशू हो सकता है, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई इशू है, आजकल का महंगाई का इशू है। तो ये डिस्कर्सिव इश्यूज जो होते हैं जिन पे बच्चा लिखता है, तो ये क्या हेल्प करते हैं, वो यही हेल्प करते हैं कि वो अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को सबके सामने बच्चा रखेगा और उनको जस्टिफाई करेगा, उनको एक तरह से इवैल्यूएट करेगा, इलिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर अमृता यूजेस वेरियस टास्क सच एज क्रिएटिंग चार्ट्स, ग्राफ, ड्राइंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग दैम थ्रू पेयर और ग्रुप वर्क, द डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब देखो आपको बताना है कि एक टीचर है, ठीक है, वो ये सब यूज़ कर रही है, मतलब वो डिफरेंट क्या यूज़ कर रही है, चार्ट का यूज़ कर रही है, ग्राफ का यूज़ कर रही है, ड्राइंग इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रही है, ग्रुप वर्क पेयर वर्क में काम करा रही है। तो ये जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, ये क्या है, ये क्या करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे ये सी नहीं होगा कि केवल ब्राइट लर्नर्स को वो हेल्प कर रही है, या बच्चे यहाँ पे जो है ऑन नॉलेज को वो करेंगे। तो यहाँ ए देखो सबसे बेस्ट आंसर है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का ध्यान रख रही है, वो हर एक एक्टिविटी करा रही है ताकि हर बच्चे को केटर कर सके, ठीक है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग अ वर्ड बैंक एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स टू बिल्ड। अगर आप इंग्लिश में वर्ड बैंक का यूज़ कर रहे हो, मतलब डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो,
ब्रेनस्टॉर्म करवा रहे हो, ब्रेनस्टॉर्म का मतलब है आप बेसिकली उनसे डिस्कस कर रहे हो, तो ये क्या हेल्प करेगा? वोकैबलरी को बिल्ड करेगा, आइडियाज़ को करेगा, राइटिंग को करेगा, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करेगा? तो यहाँ पे देखो सबसे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वोकैबलरी उनकी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ वर्ड बैंक का यूज़ किया गया। वर्ड बैंक का मतलब है कि उसके पास बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, उसके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स पे वो डिस्कस कर रही है, तो जिससे कि बच्चों की वोकैब जो है, जो उनका शब्द भंडार है, वो यहाँ विकसित होगा, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन इंक्लूसिव क्लास इज दैट इन विच। इंक्लूसिव क्लास कौन सी क्लास होती है? तो आपको पता होगा इंक्लूसिव क्लास वो क्लास है जहाँ पर सभी जो बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो डिफरेंट एबल हो, चाहे वो स्पेसिफिक एबिलिटी वाले हों, कोई भी हैं बच्चे, वो सभी एक स्थान पे एक क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। इंक्लूसिव क्लास इज दैट इन विच डिफरेंटली एबल लर्नर्स स्टडी विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ए इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम। चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम की विशेषता कौन सी है? ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा सबसे बेस्ट? जहाँ पे बच्चा इंटरेक्शन करे। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आप देखो, यहाँ क्या लिखा है कि चिल्ड्रन इंटरैक्ट इन दी टारगेट लैंग्वेज। जो भाषा वो सीख रहे हैं उसमें बच्चा इंटरैक्ट कर रहा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस को यहाँ पर जो है केटर किया जा रहा है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आपको वही आंसर बताना है जो सबसे बेस्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू। अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी को विकसित करना है तो कैसे होगा, ठीक है, क्या हम कर सकते हैं फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए? तो सबसे बेस्ट आपको यहाँ फिर से बताना है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप स्पॉट करेंगे एरर्स को। तो ये नहीं होगा कि आप करेक्ट कर रहे हैं एरर्स को। यहाँ पे सबसे बेस्ट ये है कि हम क्रिएट करेंगे क्या, अपॉर्चुनिटीज़। आप यूज़ करने के मौके देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने के मौके देंगे, जिससे कि उनकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन इफेक्टिव क्लास फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज बिगिंस विद। आपको बताने की कोई इफेक्टिव क्लास है वो कैसे शुरू होती है, ठीक है। लिस्टिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लिस्ट बनाते हो। प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन, रिकैपिचुलेशन एंड मोटिवेशन थ्रू फन एक्टिविटी, या फिर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा कि जब आप कोई भी लेसन को स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे इफेक्टिव तरीका ये होता है कि आप जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप उनकी नॉलेज को रिकैपिचुलेट करो। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है कि जो भी उनका पुराना ज्ञान है आप उसको एक बार क्या करते हो, बच्चों के सामने उन बच्चों को, उस ज्ञान को आप क्या करते हो, चेक करते हो कि उन्हें कितना आता है, और आप उनको मोटिवेट करेंगे। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम नॉइज इन दी लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स। अगर लैंग्वेज क्लास में नॉइज है तो ये किस ओर इशारा करता है? अगर शोर है तो क्या ये इनडिसिप्लिन को दिखा रहा है? क्या ये दिखा रहा है कि टीचर को कंट्रोल नहीं है क्लास पे? इनकॉम्पिटेंस टीचर, मतलब टीचर के अंदर सामर्थ्यता ही नहीं है। तो ये सब क्या है, सारे नेगेटिव है। यहाँ पे डी इसका हो जाएगा कि अगर थोड़ा बहुत आवाज़ किसी क्लास में हो रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहाँ पे जो टीचर है उसने कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कराई है, बच्चे एकदम साइलेंट नहीं है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RT एक्ट जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट का एम रखता है। अब ये ओवरऑल से क्या मतलब है? ओवरऑल का मतलब आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ओवरऑल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे क्या एरियाज आ जाते हैं? दो एरियाज आते हैं। आप यहाँ पे जो स्कोलास्टिक है और जो को स्कोलास्टिक एरिया है, आप दोनों को यहाँ पे क्या करते हो, इन्हांस करते हो, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन है, विच स्किल्स आर रिसेप्टिव। आपसे पूछा गया रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती है। तो रिसेप्टिव को हम कहते हैं जहाँ पे हम इनपुट भी इसको हम कह देते हैं कभी कभी, ठीक है, इनपुट स्किल है। और जहाँ पे आप केवल क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो आइडिया को, ठीक है, अंडरस्टैंड करना आइडिया को केवल।
तो ये हम दो तरीके से करते हैं, या तो हम किसी की बात को सुन रहे होते हैं तो हम उसके आइडिया को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बी हो जाएगा। अगर आपसे राइटिंग और स्पीकिंग पूछा जाए तो इसका आ जाएगा आपका रीइंफोर्समेंट स्किल, ठीक है, रीइंफोर्समेंट स्किल आ जाएगा, एक्टिव स्किल आ जाएगा और प्रोडक्टिव आ जाएगा, ठीक है, प्रोडक्टिव। आउटपुट भी इसको हम क्या देते हैं, तो ये सारे आपको नेम याद रखने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें वीडियो को, एंड इसी तरह की मैं वीडियोस और लाती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।